पर सवार शैतान, भाग दो। उठो उठो रिदान उठो। यह आवाज जानी पहचानी से लगी। फिर थोड़ी देर में आवाज आई, अरे उठेगा भी या हम लोग जाएं? यह आवाज आदित्य की थी और मुझे पूरी ताकत से हिलाते हुए बोल रहा था। जब मैंने आंखें खोली तो चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। हम तीनों के अलावा वहां कोई भी मौजूद नहीं था। हर्षित अपनी आंखों को मल रहा था और जम्हाई ले रहा था। मैं एक झटके से उठ गया। मैंने कहा, ये क्या हुआ? यहाँ के सभी लोग किधर गए? आदित्य ने अपने हाथ की घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बताया, भाई इस वक्त रात के 12:30 बज रहे हैं और रामलीला का आज का अंक खत्म हुए लगभग 2 घंटे हो चले हैं। हम तीनों सो गए थे। वो तो भला मानो कि मेरी आंख अभी खुल गई। इतना सुनते ही हर्षित की नींद पूरी तरह छूमंतर हो गई। उसने भी अपनी आंखों की पुतलियां चारों तरफ घुमाई और बोला, क्या कहा? हम लोगों को सोते हुए 2 घंटे से भी अधिक समय हो गया, तो फिर यहाँ के लोगों ने हमें उठाया क्यों नहीं? उसकी बातें सुनकर मैं बोला, भाई हम लोग रामलीला अपने गांव में नहीं देख रहे। पता है ना, हम लोग दूसरे गांव आए हैं। यहाँ के गांव वाले हमें नहीं पहचानते। उन्होंने देखा भी होगा तो इसी गांव के हैं, जब उठेंगे तब चले जाएंगे, ऐसा सोचकर हमें छोड़ दिया होगा। दोनों मेरी इस बात से सहमत हो गए। उनके चेहरे पर अब घबराहट के बादल दिख रहे थे। मैं बोला, इससे पहले कि हमारे घर वाले हम लोगों को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सुनकर दोनों ने अपनी अपनी मुंडी हिलाकर हामी भरी। मेरा कुत्ता जैकी भी वहीं बैठा हम लोगों के घर वापस जाने का कब से इंतजार कर रहा था। हम तीनों एक झटके से बढ़ चले। सभी के दिल में घबराहट और बेचैनी थी। जैकी इस बार आगे आगे चल रहा था, जैसे उसे घर पहुंचने की जल्दी हम लोगों से ज्यादा हो। अभी कुछ देर ही चले थे कि मेरे दिमाग में एक योजना कौंधी। मैं बोला, अरे सुनो, क्यों ना हम खेत से होते हुए चले? वहां से हम मात्र 10-15 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। बस रास्ते में एक फुलवारी को पार करना होगा। लेकिन ये सही रहेगा। कुछ भी करो, बस मुझे घर जल्दी पहुंचना है अब, हर्षित चिंता के स्वर में बोला। लेकिन मैंने सुना है कि वहां एक बिना खोपड़ी का शैतान रहता है जो किसी को रात के वक्त उधर से निकलने नहीं देता। आदित्य ने चेतावनी देते हुए कहा था। क्या बेकार की बातें करते हो? भला इतनी रात को कोई वहां क्या करेगा? रात को तो फुलवारी का चौकीदार भी नहीं रुकता वहां। मैं तो कहता हूँ कुछ आम बाम खाते चल लेंगे, मैंने बुलंद आवाज में कहा। हाँ, ये सही रहेगा रिदान, उधर से जल्दी पहुंच जाएंगे। आम के आम और गुठलियों के दाम। हर्षित के इतना कहते ही सभी एक साथ हंस पड़े और खेत की पगडंडियों से होते हुए आगे बढ़ चले। 5 मिनट चलते ही हम फुलवारी के पिछले वाले हिस्से पर जा पहुंचे। फुलवारी एक फुटबॉल के मैदान जितनी बड़ी थी। फुलवारी के चारों तरफ विशालकाय पेड़ था और चारों तरफ ऊंची ऊंची कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था। हमें अंदर घुसने का रास्ता नहीं मिल रहा था। हम सभी के चेहरे उतर गए थे। थोड़ी देर तक और मशक्कत करने के बाद अंदर जाने के लिए एक रास्ता दिखा। उस रास्ते को देखकर लगा कि जंगली जानवर अंदर घुसने के लिए इसका प्रयोग करते होंगे और उनके अक्सर आने जाने से एक छोटा सा रास्ता बन गया था जिसे बैठकर आसानी से घुसा जा सकता था। आदित्य टॉर्च से प्रकाश दिखा रहा था। सबसे पहले मैं घुसा। मेरे घुसते ही जैकी भी घुस गया। फिर बारी बारी से हर्षित और आदित्य भी घुस गए। हम लोग अब फुलवारी के अंदर थे। अब हम लोगों के चेहरे पर कुछ सुकून था। अंदर चारों तरफ अंधेरा था। कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। लगभग हर तरह के फलों और विविध पुष्पों की खुशबू हवा के संग संग बह रही थी। कहीं आसपास से ही हार श्रृंगार पेड़ की मनमोहक खुशबू आ रही थी, जिसे सूंघने पर ऐसा लग रहा था कि कुछ देर रुककर उसका आनंद लें। हवा भी तेज चल रही थी, जिससे पेड़ की पत्तियों से भी अजीब अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। आदित्य फुलवारी के दूसरी तरफ जाने के लिए टॉर्च से रास्ता तलाश करते हुए आगे बढ़ा। हम दोनों भी उसके साथ हो चले। चलते चलते हम लोग एक कुएं के पास पहुंचे। वो कुआं फुलवारी के ठीक बीचों बीच था। कुएं के पास पहुंचते ही अचानक हमें तापमान में गिरावट महसूस हुई। अब पहले के मुकाबले ठंड का ज्यादा एहसास हो रहा था। तभी अचानक जैकी कुएं की तरफ मुंह करके जोर जोर से भौंकने लगा। अचानक उसके इस बर्ताव ने हम सभी को अचंभे में डाल दिया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, आदित्य बोल पड़ा, वो रहा बाहर निकलने का रास्ता। इसे पार करते ही केवल 2 मिनट में हम अपने गांव में होंगे। अभी हम लोगों ने कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे कि पूरा फुलवारी ठहाकों से गूंज उठा। ये आवाज इतनी कर्कश थी कि हम तीनों ने एक दूसरे को बिल्कुल जोर से पकड़ लिया। जैकी भी बहुत जोर जोर से भौंक रहा था। आदित्य ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस भयावह हंसी की तरफ की, सभी के सभी डर कर कांपने लगे। सामने एक शैतान घोड़े पर सवार था, जिसके हाथ में तलवार जैसा कोई औजार था।
सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसका सिर तो था ही नहीं, उसका केवल धड़ था, सिर का नामो निशान नहीं था। हम तीनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हम तीनों ने अपनी सोचने समझने की क्षमता ही खो बैठी हो। भला कोई बिना सिर के कैसे हो सकता है? सामने का भयावह दृश्य देखकर हमारे हाथ पांव कांपने लगे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। हम लोग पूरी तरह फंस चुके थे। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था जहां वो शैतान घोड़े के ऊपर कोई तलवार नुमा औजार लेकर बैठा था और जोर जोर से दहाड़े मार मार के हंस रहा था। तभी आदित्य ने कहा, देखा, मैंने तुम लोगों को यहाँ घुसने से पहले ही आगाह कर दिया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात को मजाक में ले लिया था। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, तुम लोग अंजाम भुगतने को तैयार रहो। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और बाहर जाने वाले द्वार की तरफ भाग चला। अचानक उसकी इस हरकत ने हमें और भी संशय में डाल दिया। अब मुझे लगने लगा था कि इन सबकी मौत का जिम्मेदार मैं होऊंगा। मुझे जल्दी कोई तरकीब निकालकर इन सभी को सही सलामत बाहर निकालना होगा। मैं इसी उधेड़बुन में लग रहा था कि क्या किया जाए। तभी हर्षित बोला, वो रहस्यमयी औरत याद है ना? उसने हमें पहले ही चेतावनी दी थी कि वापस चले जाओ, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इतना कहते ही वो फपक फपक कर रो पड़ा। मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं आदित्य को समझाने के लिए जाऊं या हर्षित को चुप कराऊं। क्योंकि हर्षित मेरे पास में ही था, इसलिए मैंने हर्षित के कांधे पर हाथ रखा और उसको समझाते हुए बोला, देखो, ये समय रोने धोने का नहीं है। इस वक्त मैं समझदारी से काम लेना होगा। मेरा यकीन करो, मैं तुम सभी को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल लूंगा। मेरे इस दिलासे का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने अपने इष्ट देव भैरव बाबा को मन ही मन याद किया और उनसे मदद मांगी। उधर आदित्य फुलवारी से बाहर जाने वाले द्वार से बस कुछ कदम के फासले पर ही था कि अचानक वो बिना सिर वाला शैतान उसके सामने प्रकट हो गया। वो बिना सिर वाला शैतान बिल्कुल हम लोगों के सामने अपने घोड़े के ऊपर कोई तलवार नुमा औजार लेकर बैठा था। उस औजार से कुछ रक्त की बूंद टपक रही थी। उस औजार को उठाकर जैसे ही उसने आदित्य के ऊपर प्रहार करने के लिए अपना हाथ घुमाया ही था कि तभी अचानक जैकी उस पर उछल पड़ा। जैकी के उस शैतान पर उछलते ही वो अदृश्य हो गया। हम लोगों को ये देखकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन हमारी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक न सकी। मैंने जल्दी से हर्षित का हाथ पकड़ा और उसको लेकर आदित्य की तरफ पहुंच गया। मैंने फिर आदित्य का हाथ भी पकड़ा और उनको लेकर फुलवारी से बाहर निकलने वाले द्वार की तरफ चल पड़ा। तभी वो शैतान अचानक एक बार फिर से हम लोगों के सामने खड़ा था। उस शैतान ने अपने उस औजार को उठाया और जैसे ही फिर से प्रहार करने को तैयार था कि तभी अचानक फिर जैकी कहीं से आया और उस पर झपट पड़ा। जैकी की झपटते ही वो शैतान एक बार फिर से अदृश्य। मैं इतना देखते ही सब समझ गया कि मुझे अब आगे क्या करना है। मैंने हर्षित और आदित्य से कहा कि अब कोई भी किसी का हाथ न छोड़े और हमें जैकी के पीछे रहते हुए ही आगे बढ़ते जाना है। हम तीनों ने ऐसा ही किया और एक दूसरे का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ लिया जैसे फेविकोल का जोड़ हो। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते वो शैतान प्रकट हो जाता। जैकी भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो भी बार बार उस शैतान पर उछल पड़ता। काफी मशक्कत करने के बाद हम लोग फुलवारी से बाहर निकलने वाले द्वार से सड़क पर आ चुके थे। हमारे बाहर निकलते ही वो घटना भी बंद हो गई। मैंने मन ही मन अपने इष्ट देव को हाथ जोड़कर तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। हम तीनों जैकी पर अचानक झपट पड़े और उस पर बेशुमार दुल्हार लुटाने लगे। हम तीनों को आज उस पर बहुत प्यार आ रहा था। थोड़ी देर दुलार करने के बाद हम लोग घर पहुंच गए थे। आदित्य उस रात हम लोगों के साथ मेरे घर पर ही रुक गया था। अगली शाम आदित्य हमारे घर आया और उसने कहा कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसा कहकर वो हम दोनों को समोसे खिलाने की बात घर पर बोलकर सड़क की तरफ ले गया। वहां पहुंचकर जब फुलवारी की तरफ नजर गई तब दिन में भी फुलवारी बहुत ही डरावनी लग रही थी। वो इतनी ज्यादा घनी थी कि सूरज का प्रकाश भी अंदर जाने में सक्षम नहीं था। समोसे की ठेली पर जाते ही आदित्य ने बताया, जानते हो, जो कल रात बिना खोपड़ी वाला शैतान मिला था वो कौन था? मैंने कहा, नहीं तो, लेकिन तुझे कैसे पता कि कौन था वो? आदित्य बोला, ये बात 150 साल पहले की है। तब राजा देवेंद्र प्रताप का बोलबाला था। बहुत बड़े और प्रतापी राजा थे वो। इस गांव को मिलाकर पूरे 125 गांव उनके अधीन थे।
जिस फुलवारी में हम लोग कल गए थे, एक जमाने में बहुत बड़ी और घनी हुआ करती थी वो। उसकी रक्षा राजा का एक खास सेवक करता था जिसका नाम था जंग बहादुर सिंह। बहुत बलशाली और पराक्रमी होता था वो। दूर दूर तक उसकी ख्याति फैली हुई थी। उसने पूरी जिंदगी इस फुलवारी की रक्षा करने का प्रण लिया था। वो राजा के सभी कामों को अपना दायित्व मानकर करता था। परंतु एक रात उनके किसी ने धोखे से पीछे से आकर उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। जंग बहादुर सिंह अचानक हुए उस हमले के लिए तैयार नहीं थे। कहते हैं कि सिर तो वहीं धरती पर गिर गया, लेकिन सिर धड़ से अलग होने के बावजूद उसने उस व्यक्ति को मार गिराया था जिसने जंग बहादुर पर पीछे से हमला किया था। लड़ते लड़ते वो इसी फुलवारी के उसी कुएं में गिर पड़ा था। कहते हैं वो आज भी इस फुलवारी की रक्षा करना अपना दायित्व मानता है। इसलिए रात के दूसरे प्रहर में वो इस गांव के काफी लोगों को दिखता है। इसके बारे में यहाँ गांव में लगभग हर किसी को पता है, बल्कि गांव में तो साफ साफ हिदायत दी हुई है कि रात के 8 बजे के बाद उस तरफ जाना सख्त मना है। यहाँ तक कि वहाँ के चौकीदार शिवमंगल लाल भी वहाँ रात 8 बजे के बाद रुकता नहीं है। वहाँ कई अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं। कहते हैं वो फुलवारी आज भी शापित है। मैं बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन वो औरत कौन थी जो कल हमें रामलीला देखने जाने से रोक रही थी? इन सब घटनाओं के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे वास्तव में उसे होने वाले घटनाओं का पूर्वानुमान था। आदित्य बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने। वो औरत सच में हमारा भला करना चाहती थी। वो इस गांव की कुलदेवी है जो वर्षों से हमारे गांव के लोगों की रक्षा करती आ रही है। बहुत से लोग उसे वन देवी के नाम से भी बुलाते हैं। हर्षित बोला, लेकिन तुम्हें तो कल तक कुछ भी नहीं पता था, आज अचानक कहां से सब याद आ गया? आदित्य बोला, मैंने कल रात वाली घटना मेरे यहाँ काम करने वाले माली रामू काका को बताई। तब उन्होंने मुझे सारी बात विस्तार से समझाई। इतना ही नहीं, वो चौकीदार शिवमंगल माली काका का ही बेटा है। माली काका ने मेरी मुलाकात उस चौकीदार शिवमंगल से करवाई और उन्होंने ही बताया कि रात 8 बजे के बाद वहां अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। तरह तरह की आवाजें आती रहती है। इसलिए कोई भी 8 बजे के बाद ना तो फुलवारी में जाता है, ना ही कोई उसकी देखभाल के लिए रुकता है। आदित्य के बताते ही हम लोगों की आंखों से वो धुंध हट गई थी जो कल रात से हम लोगों के लिए पहेली बनी हुई थी। कल जो बिना सिर वाला शैतान हमें मारने के लिए पीछे पड़ा था, आज उस जंग बहादुर सिंह के लिए मेरे मन में श्रद्धा उमड़ रही थी। उस रात की खौफ हर किसी के सहन में आज भी ताजा है। इतिहास अपने गर्त में न जाने कितनी ही पहेलियां और रहस्यों को समेटे हुए है। आज भी जब हम तीनों गांव जाते हैं तो उस घटना का जिक्र करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिन में भी कभी उस फुलवारी की तरफ रुख नहीं करते हैं।